नमस्कार, जय श्री राम। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जैसा आप लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी एफएसओ की जो पीवाईक्यू डिस्कशन क्लास है, उसकी चर्चा के लिए यहाँ पर लगातार मिल रहे हैं। आज की इस थर्ड क्लास में जो हम झारखंड पीसीएस के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कशन करेंगे, है ना। जैसा हमारा पुराना पैटर्न है, उसी आधार पे हम डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। आज की इस क्लास को चालू करने से पहले एक दो छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों के लिए, जो कई बार लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उनके लिए बस। हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए हैं, है ना। ये टेस्ट सीरीज जो है 7000 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला है। इस 7000 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला में उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन और डिस्कशन प्रोवाइड करेंगे, जैसा हम यहाँ यूट्यूब में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन, उसी प्रकार से उनका डिटेल्ड डिस्कशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये 7000 प्रश्नों की श्रृंखला 70 टेस्टों के माध्यम से कवर होगी। इस 70 टेस्ट में 50 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज होंगे, और 10 टेस्ट आपके यूनिट वाइज होंगे, और 10 टेस्ट आपके एफएलटी के तौर पे रहेंगे। ये सभी के सभी टेस्ट आपको दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। हर टेस्ट का एक डिटेल्ड डिस्कशन एनालिसिस उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी बाइलिंगुअल रहेगा, और निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा कि आयोग ने बोला है कि हर एक सही प्रश्न पर 3 नंबर, हर एक गलत प्रश्न अटेम्प्ट करने पर -1 नंबर, और ना अटेम्प्ट करने पर आपको 0 नंबर, है ना। इस प्रकार से जो व्यवस्था आयोग की तरफ से की गई है, हम उसको क्या करेंगे, अपने इस टेस्ट सीरीज के पैटर्न में फॉलो करेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज लोग के अलावा हम लोगों की पूरी कोर्स चल रहा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो कोर्स चल रहा है, उसमें हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कोर्स की फीस अभी कम कर दी गई है, 3000 रुपये कर दी गई है। यह भी दोनों भाषाओं में कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले अभ्यर्थियों को 10 टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, है ना। कितने? 10 टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे हिंदी और अंग्रेजी में नोट्स भी उपलब्ध हैं, है ना। ई बुक भी हमारी उपलब्ध है। ये सब कुछ एक्सेस करने के लिए, सब कुछ को प्राप्त करने के लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, ठीक है। जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी गूगल प्ले स्टोर से। चलिए हमारी क्लास को चालू करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पेपर में देखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 50 तक सेकंड क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। सेकंड क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, जिसमें आखिरी क्वेश्चन था उस दिन का सेकंड क्लास का, कि विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ द होल मिल्क इज नॉट अवेलेबल इन दी मिल्क पाउडर। उसका आंसर क्या था? एग्जैक्टली विटामिन था। क्यों? क्योंकि विटामिन क्या होते हैं? हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं, जो कि वो हो जाएंगे, वेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है, या यूं कहें कि ब्रेक डाउन हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। हमारा 51 क्वेश्चन क्या है? 51 क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन हु सेल्स एनी फूड विच इज नॉट इन अ कंप्लायंस विद दी प्रोविजंस और रेगुलेशंस ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट, है ना। कि फूड जो सेफ्टी एक्ट है, उसके प्रोविजंस के दायरे में रह करके यदि आप अपना कोई खाद्य पदार्थ नहीं बेच रहे हैं, अथवा उसके प्रोविजंस का आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो कितने रुपए तक का, है ना। तो क्वेश्चन है कि कितने रुपए तक का उसमें फाइन इम्पोज किया जा सकता है। देखो, ये जो फाइन इम्पोज का वो है, कहानी है, ये बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, जो कि कई स्तरों पे क्या होता है, लागू होता है, कई सारी अलग अलग उसके लिए कानून का उल्लंघन करने के लिए। अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? राइट आंसर 10 लाख रुपए। अभी क्या हमारा आंसर, राइट आंसर 10 लाख रुपए है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लिस्ट कहाँ दी हुई है? यह लिस्ट दी हुई है हमारा जो एफएसएस एक्ट है 2006 का, उसमें सेक्शन नंबर 50 से मिलेगी आपको, है ना। जिसमें सेक्शन नंबर 50 से लेकर के सेक्शन नंबर 64 तक लगातार फाइन्स की ही बात की गई है, अलग अलग चीजों को लेकर के, ठीक है। जैसे यदि हम सेक्शन 50 की बात करें, तो कहता है कि पेनाल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर और अ सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड, है ना। कि भाई आप जिस क्वालिटी की बात उसमें लिख रहे हैं, फूड में लिख रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी एग्जैक्टली है नहीं उसमें, है ना। अथवा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का फूड आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपए तक का क्या हो सकता है? फाइन हो सकता है, ठीक है। यदि आप डायरेक्टली सब स्टैंडर्ड फूड सेल कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपए तक का, है ना। मिस ब्रांडेड फूड कितने में? 3 लाख रुपए तक का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का नेचर समझो, है ना। क्या क्वेश्चन आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर सेलिंग अ मिस्ड ब्रांडेड फूड अंडर एफएसएसए एक्ट 2006? देन राइट आंसर विल बी 3 लाख रुपीज, ठीक है। कितना था?
3 लाख रुपए। यदि आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं 10 लाख रुपए तक का फाइन होता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है कि आप कोई फूड प्रोडक्ट लेकर के आए, उसमें क्लेम करते हैं कि इस वाले फूड प्रोडक्ट को खाओगे तो तुम्हारी एज क्या हो जाएगी, बढ़ना बंद हो जाएगी, तुम बूढ़े नहीं होगे। इस प्रकार के जो क्लेम किए जाते हैं एडवर्टाइज वगैरह में, है ना, तो ये मिसलीडिंग क्लेम है। 10 लाख रुपए तक का फाइन है। पेनाल्टी फॉर फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर। एक्सट्रेनियस मैटर क्या होता है, कोई बाहरी उसमें मटेरियल क्या है शामिल है जो कि फूड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। एक्सटेनियस मैटर का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो फूड का हिस्सा नहीं था लेकिन वो उसमें शामिल है, तो 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा पेनाल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने जो जो भी डायरेक्शंस दिए थे, यदि आप उनका पालन नहीं कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक का फाइन है, ठीक है। अब देखो, मेरी तरफ से समझो कि तुमको क्या क्या याद करना चाहिए। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, हर चीज को तो याद कर नहीं पाओगे। कुछ ऐसी बेसिक चीजें याद करो जो आयोग 100% श्योर हूं मैं कि पूछेगा ही पूछेगा, और वो डायरेक्ट कैची शब्द होते हैं जो कि एक्ट में कई जगह मेंशन किए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए, सब स्टैंडर्ड फूड के लिए कितना फाइन है, मिस ब्रांडेड फूड के लिए कितना फाइन है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना फाइन है, एक्सटेंडिस मैटर के लिए कितना फाइन है, ठीक है। इसके अलावा सेलिंग ऑफ फूड, सेलिंग फूड नॉट फॉर द नॉट ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंशियल क्वालिटी डिमांडेड, है ना, तो उसके लिए कितना फाइन है। तो इस प्रकार के जो डायरेक्ट कैची शब्द है उनको जरूर से जरूर क्या है, याद किया जाना चाहिए। इसके अलावा अनसेफ फूड, जैसे सब स्टैंडर्ड फूड था वैसे ही अनसेफ फूड है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, सेकंड क्लास में। तो इसके लिए कितना फाइन है ना, तो यदि सब अनसेफ फूड में जो मटेरियल आ रहा है, एक्सटेनियस मैटर आ रहा है, यदि वो नो इंजरी वाला है, मतलब आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो उसका फाइन अलग रहेगा। यदि नॉन ग्रीवियस इंजरी वाला है ना, मतलब इंजरी होगी लेकिन वो घातक नहीं होगी, प्राण घातक नहीं होगी, तो फिर क्या फाइन है। ग्रीवियस इंजरी, तो यहाँ पे देखो अप टू कितना जा सकता है, अप टू जा सकता है 10 लाख रुपए तक का, है ना। मिनिमम कितना रहेगा, 1 लाख। मैक्सिमम कितना रहेगा, 10 लाख। 10 लाख कब होगा, जब उस अनसेफ फूड की वजह से क्या हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो 10 लाख रुपए तक जा सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। यदि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन क्लेम कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक का वो है, फाइन है। यदि आप, अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस विदाउट लाइसेंस, यदि आप बिना लाइसेंस के ही कोई फूड आउटलेट चला रहे हैं तो कितना फाइन है, 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। यदि आप क्या कर रहे हैं, बिना लाइसेंस के, बिना एफएसएसआई लाइसेंस लिए यदि आप आउटलेट चला रहे हैं तो 5 लाख रुपए तक का फाइन होता है, ठीक। यहां तक की बातें। चलो, अगला है विच ऑफ दीज इज नॉट अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इंस्टीट्यूट्स, है ना, कि भाई देखो फूड सेफ्टी के मामले में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन उसके दायरे में नहीं आता है। कॉडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन, यूट्यूब में इसका वीडियो पड़ा हुआ है, देख लियो, है ना, पूरा 10वीं यूनिट में आपका दिया हो, यूट्यूब में वीडियो बना के डाला हुआ है। दूसरा यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड्स आ जाता है। तीसरा आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ, ठीक है। देखो ये तीनों ही इंटरनेशनल बॉडी है, ये तीनों ही क्या है, इंटरनेशनल बॉडी है, लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, है ना, क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नाम ही क्या है भाई, इंडियन। तो ये फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल बॉडी नहीं हुआ, ये कौन सा हुआ, हमारा देसी अपना घर का दुकान है, ये क्या है ना, हमारा घर का दुकान है भाई। तो राइट आंसर क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि 2-3 संस्था आए हैं, उनमें से एक संस्था तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, कौन सी, कॉडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन। कॉडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 1961 में। कब, नवंबर 1961 में। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ ने। फाओ क्या है, फाओ एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में। कहाँ पर है, रोम इटली में। बाद में इसको कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन को, जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एज अ फाउंडर स्टेब्लिश किया, तो एज अ फाउंडिंग मेंबर बाद में डब्ल्यूएचओ ने ज्वाइन किया। डब्ल्यूएचओ भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कब ज्वाइन किया, 1962 में ज्वाइन किया, जब फर्स्ट एज अ फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। तो दो संस्थाओं ने मिलकर इसको स्थापित किया, ठीक। चलो अगला आता है, उसी में आपका फाओ दिया हुआ था, तो फाओ के बारे में हमने पीछे चर्चा करी कि यह यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, जिसको 16 अक्टूबर 1945 को रोम इटली में स्थापित किया गया था। और 16 अक्टूबर को चूंकि इसको स्थापित किया गया था, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे, है ना, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। एट प्रेजेंट, है ना, एट प्रेजेंट इसके 195 सदस्य हैं। फाओ के कितने सदस्य हैं, 195 सदस्य हैं, जिसमें 195 में से 194 क्या है, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल पार्टी हैं और एक क्या है, एक यूनियन है। कौन सा यूनियन है? यूरोपियन यूनियन है। कौन सा यूनियन है? 194 इंडिविजुअल पार्टी हैं और एक क्या है, यूरोपियन यूनियन है। ये संस्था वर्तमान में कहाँ पर है? रोम में है ना। कहाँ पर है? रोम, इटली में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द कोडेक्स स्टैंडर्ड्स विच फूड आइटम इज हाइपर सेंसिटिव। निम्नलिखित में से कौन सा फूड खाद्य पदार्थ हाइपर सेंसिटिव कैटेगरी के अंतर्गत आता है और किसके अनुसार पूछा जा रहा है हमको? ये कॉडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन के अनुसार जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसके तहत हमसे पूछा जा रहा है ना। किसके तहत पूछा जा रहा है? कॉडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन के तहत इसको पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं सेरेल्स, नट्स एंड मिल्क पाउडर। ये चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी एबव, है ना। कॉडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसमें हाइपर सेंसिटिव फूड आइटम्स की कैटेगरी बनाई हुई है। हाइपर सेंसिटिव फूड आइटम्स कैटेगरी में सेरेल्स, नट्स एंड मिल्क पाउडर दोनों रखे हुए हैं ना, तीनों रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन था 53rd झारखंड पीएससी 2016 का फर्स्ट पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर जब हो जाएगा तो हम सेकंड पेपर की चर्चा चालू करेंगे। चलो अगला है अकॉर्डिंग टू द कोडेक्स स्टैंडर्ड्स द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर नोन टू कॉज हाइपर सेंसिटिविटी एंड मस्ट बी डिक्लेयर्ड है ना। मतलब चूंकि देखो वापस से कि चूंकि ये खाद्य पदार्थ हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करते हैं तो इसलिए इन खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में आपको इसको डिक्लेयर करना होगा। मतलब मैं मिल्क पाउडर यदि ले रहा हूं बाजार से तो मिल्क पाउडर में की पैकेजिंग में ये बात मेंशन होनी चाहिए कि दिस कैन कॉज हाइपर सेंसिटिविटी, दिस कैन कॉज हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, सेरल्स कंटेनिंग ग्लूटेन, है ना, क्रस्टिसेंस, एग्स, फिश, मिल्क, पीनट्स, ये पूरी एक लिस्ट है क्या क्या उसके अंतर्गत हाइपर सेंसिटिव आइटम के अंतर्गत आता है। तो सेरल्स हो गया, वो सेरल जिनमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है, पिछली क्लास में इसको पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा क्रस्टेशियंस हो गया, है ना। इसके अलावा आपकी इसमें एग्स हो गए, मच्छी हो गया, दूध हो गया, पीनट हो गया, मतलब आपका पीनट या ग्राउंडनट जिसको कहते हैं, मूंगफली, सेसम हो गया, ट्री नट हो गया, है ना, आदि आदि। दीज आइटम्स आर कंसिडर्ड द प्रियोरिटी एलर्जेंस बाय द कोडेक्स, है ना। और ये जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं इसका मतलब ये क्या होता है कि ये एलर्जी कॉज कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? किसी टाइप की कोई एलर्जी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, एज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट FSMS स्टैंड्स फॉर। पिछली क्लास में भी इसको पढ़ाया हुआ है ना, पिछली क्लास में भी इसको पढ़ाया, नहीं सॉरी फर्स्ट क्लास में इसको पढ़ाया हुआ है जब हमने HPCC की बात की थी। खैर FSMS स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। FSMS स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। बात समझ में आई? खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तौर पे इसको जाना जाता है। इस खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तहत कई स्टैंडर्ड्स को शामिल किया जाता है, प्रिंसिपल्स को शामिल किया जाता है, जैसे HACCP, है ना, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, आयोग के झारखंड PCS के द्वारा पहली क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स PRPs, है ना, ये आपके दोनों सिलेबस में भी शामिल है, हम पढ़ेंगे इसको। इसके अलावा ट्रेसिबिलिटी एंड रिकॉल सिस्टम्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड स्ट्रॉन्ग फूड सेफ्टी कल्चर, ये कुछ बातें इसके अंतर्गत क्या है, FSMS के तहत शामिल होती हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फूड सेफ्टी में कुछ और चीजें हैं, जैसे एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है, गुड हाइजीन प्रैक्टिस होता है ना, वो भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसके अलावा HACCP हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, फुल फॉर्म पता होना बहुत जरूरी है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट CCPs, SOPs मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की एक कैसे फैक्ट्री में जहां फूड बन रहा है, जहां फूड आउटलेट चल रहा है, वहां पे क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए, कैसे वो काम करेगा। ठीक है, तो SOPs होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेसेबिलिटी एंड रिकॉल सिस्टम्स होने चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? ट्रेसेबिलिटी एंड रिकॉल सिस्टम्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था? FSMS फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। 55th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेबलिंग। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लेबलिंग से एग्जेम्प्ट किया गया? मतलब आप कोई भी फूड आइटम बाहर लेने जाते हैं तो उसमें पैकेजिंग जो रहती है, उसमें पैकेजिंग के बाहरी हिस्से में एक लेबल लगाया जाता है। लेबल में उस फूड आइटम के बारे में पूरी जानकारी होती है, उसके न्यूट्रिएंट के बारे में, मैन्युफैक्चरर के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, नेम के बारे में, एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन से आइटम को, फूड आइटम को या कैटेगरी को एग्जेम्प्ट किया गया उस लेबलिंग से? पहला है ऑप्शन ऑन द स्पॉट फूड लाइक बेकरी आइटम्स। दूसरा उसी में आपका आ जाता है रेडी टू ईट फूड्स। तीसरा आ जाता है फूड सर्व्ड ऑन प्लेन और वेंडिंग मशीन। और चौथा आ जाता है ऑल ऑफ दीज। देखो
कॉन्सेप्ट को समझो तो फिर बात समझ में आ जाएगी। हम हर उस प्रकार की चीज को लेबलिंग से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं जो ऑन द स्पॉट सर्व की जा रही है, तुरंत वहीं पर पका करके आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, जैसे ऑन द स्पॉट फूड लाइक बेकरी आइटम्स। अब आप बेकरी में कहीं कुछ खरीदने गए, केक खरीदने गए, केक में कोई लेबलिंग नहीं रहेगी। केक में कभी भी आपने आज तक कोई लेबलिंग देखी हो कि इसमें कितना शुगर है, कितना एनर्जी मिलेगा, कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना कैलोरी मिलेगा? ऐसा कोई लेबलिंग कभी भी आपने किसी भी केक में नहीं देखा होगा। ऐसा केक जो तुरंत ऑन द स्पॉट आप बेकरी में जाकर के होटल से उठाते हैं, कभी नहीं मिलेगा। दूसरी कैटेगरी आती है रेडी टू ईट फूड, उसी प्रकार से ऑन द स्पॉट कहानी चल रहा है। और तीसरा आता है प्लेन में या वेंडिंग मशीन के माध्यम से कुछ जो कुछ फूड आपको सर्व किया जा रहा है। जैसे भाई आपको एक वेंडिंग मशीन मेले पे लगी रहती है, उस वेंडिंग मशीन से आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई मान लो सबसे बढ़िया क्या है, मुरमुरा वगैरह कुछ खरीदते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई आपको लेबलिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के फूड आइटम्स को एग्जेम्प्ट किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि पूरी कैटेगरी क्या है जिसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। तो पहला, फूड सर्व फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, जो तुरंत परोसा जा रहा है, तुरंत उपभोग के लिए। जैसे रेस्टोरेंट का कोई फूड हो गया, तुरंत वही थाली परोसी जा रही है। कैंटीन फूड हो गया, तुरंत थाली परोसी जा रही है, कोई लेबलिंग नहीं होगी। इसके अलावा लूज फूड आइटम्स, खुला आटा बाजार में लेने जाते हो, खुला चावल बाजार में लेने जाते हो। ठीक है, खुला मतलब बिना पैकेट वाला, जो तौल के दिया जा रहा है आपको, है ना, तो तराजू में जो तौल के दिया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार कोई लेबलिंग नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा फूड प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड ऑन दी स्पॉट, वहीं पे बनाया वहीं पे बेच दिया, बेकरी का आइटम हो गया, फ्रेश जूस हो गया, रोड साइड स्नैक्स हो गए, है ना, ये हो गया। मतलब गुप्ता जी का बर्गर जो है, गुप्ता जी के बर्गर में आपको किसी प्रकार का कोई लेबलिंग नहीं मिलता। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। एज पर एफएसएस एक्ट 2006, फूड विद द इंफीरियर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, है ना, एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें निम्न गुणवत्ता वाले सब्सटेंसेस का प्रयोग किया गया है, उस प्रकार के खाद्य पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं? पहला सब स्टैंडर्ड फूड, दूसरा आता है अनसेफ फूड, तीसरा आता है मिस ब्रांडेड फूड, तीसरा पार्टली सब स्टैंडर्ड फूड। पहले समझ लो, इस प्रकार का कोई शब्द फूड सेफ्टी एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है। मिस ब्रांडेड शब्द जरूर मेंशन किया गया, लेकिन मिस ब्रांडेड शब्द का मतलब निम्न गुणवत्ता नहीं होता है। मिस ब्रांडेड शब्द का मतलब होता है कि मैं एक्स आइटम बेच रहा हूं, लेकिन मैं उसमें एक्स के बारे में जानकारी नहीं दे करके वाई के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, ब्रांडिंग गलत तरीके से मैं उसकी प्रस्तुत कर रहा हूं, गलत प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा सब स्टैंडर्ड और अनसेफ प्रोडक्ट आता है। देखो, सब स्टैंडर्ड, अब लग रहा हो कि भाई सब स्टैंडर्ड और अनसेफ दोनों इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन एफएसएस एक्ट जब आप पढ़ेंगे सेफ और अनसेफ और सब स्टैंडर्ड की परिभाषा, तब राइट आंसर आपका क्या निकल करके आएगा? अनसेफ, है ना, राइट आंसर क्या निकल करके आएगा? अनसेफ। अब हम समझ लेते हैं कि सब स्टैंडर्ड अनसेफ कहां पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बनती है कि ये कहाँ पे मेंशन है। ये सभी के सभी हमारा जो फूड सेफ्टी एक्ट है 2006 का, उसमें सेक्शन 3 में, है ना, कहाँ पर? सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दी हुई है। क्या दी हुई हैं? डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो इसी सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज जेड में आप जाएंगे तो अनसेफ फूड की परिभाषा मिलेगी। उसी सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज जेड एक्स में जाएंगे आप तो सब स्टैंडर्ड फूड की परिभाषा मिलेगी। और उसी सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज जेड एफ में जाएंगे आप तो मिस ब्रांडेड फूड की परिभाषा मिलेगी। भाई की मिस ब्रांडेड की, मिस ब्रांडेड फूड क्या है? जिसमें इनकरेक्ट, मिसलीडिंग या फॉल्स लेबलिंग की गई होगी। सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 के जेड एक्स में जो सब स्टैंडर्ड फूड बताया, उसका मतलब क्या है? फूड दैट डजंट मीट प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी बट इज नॉट अनसेफ, है ना, भाई जो क्वालिटी तुमने प्रेस्क्राइब की है लेवल में, वो क्वालिटी उसमें नहीं है, लेकिन अनसेफ नहीं है वो। अनसेफ क्या होता है? कोई एडल्टेंट मिलाया है, कोई हार्मफुल इंजरियस सब्सटेंस मिलाया है, या कोई कंटामिनेशन किया हुआ है ना, ये ऐसी कोई चीज की हुई है, तो इस प्रकार की चीज को हम क्या बोलते हैं? अनसेफ फूड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एफएसएसएआई ई गवर्नेंस प्रोग्राम, निम्नलिखित में से क्या एसएसएआई का एक ई गवर्नेंस प्रोग्राम नहीं है? ठीक है, फूड सेफ्टी वॉइस, एफएलआरएस और फिक्स, निम्नलिखित में से क्या एग्जैक्टली इसमें उसका प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा? नन ऑफ दीज, है ना, राइट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। देखो, यहाँ पर जो भी चीजें दी हुई है, फूड लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम, है ना, एफएलआरएस, फूड सेफ्टी वॉइस, या इसको एक और नाम दिया जाता है फूड सेफ्टी कनेक्ट। आप एफएसएसआई की वेबसाइट में जाएंगे तो किसके नाम से मिलेगा? फूड सेफ्टी
कनेक्ट नाम से मिलेगा ये, ना कि वॉइस के नाम से, लेकिन पेपर में वॉइस के नाम से आया है। इसके अलावा क्या हो जाता है, आपका फिक्स हो जाता है, जो कि क्या है, फूड इंपोर्ट इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। ठीक है, अब देखो एफएसएसआई का ई गवर्नेंस जैसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है, एफएसएसआई का ई गवर्नेंस जैसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम्स हैं, है ना, ये जो प्रोग्राम्स हैं, यह एफएसएसआई की प्रोसेस को ईज आउट करने के लिए बनाए गए हैं, एफएसएसआई की प्रोसेस को ईज आउट करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से, वो एफएलआरएस हो गया आपका। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ग्रीवांस पोर्टल बना दिया गया, वो फूड सेफ्टी वॉइस हो गया आपका। और ऐसे ही क्या हो जाता है, हमारा फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली है ना, इसको समझ लो, ये एग्जैक्टली एफएसएसआई के ई गवर्नेंस प्रोग्राम से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, डी। अब एफएलआरएस आपको पता होना चाहिए कि इट इज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय फूड सेफ्टी एफएसएसआई टू फैसिलिटेट फूड बिजनेस ऑपरेटर्स इन इंडिया टू अप्लाई फॉर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करवाना है, लाइसेंस बनवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ये है एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को 2014 में लॉन्च किया गया था, सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक, इसके अलावा फूड सेफ्टी वॉइस है, इसको फूड सेफ्टी कनेक्ट के नाम से जानते हैं। यह कंज्यूमर्स को एम्पावर करने के लिए लॉन्च किया गया था, एक रिड्रेसल ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल है। इसके अलावा आता है फिक्स, यह फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना। अगला क्वेश्चन है 58th क्वेश्चन, एज पर दी सेक्शन 22 ऑफ द फूड सेफ्टी एक्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड। सेक्शन 22 में क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो सबसे पहले समझो कि इस सेक्शन 22 में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो क्या क्या मिलेगा आपको सेक्शन 22 में, नोवल फूड्स मिलेंगे, ये सब वहां मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड जिनको कहते हैं वो मिलेंगे, इरेडिएटेड फूड, ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड, डाइटरी यूजेस फूड, है ना। इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, प्रोप्राइटरी फूड्स और प्रोप्राइटरी एंड नोबल फूड्स। इस पूरी लिस्ट में कहीं पर भी प्रोबायोटिक मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा, बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे, विटामिन सप्लीमेंट्स मिलेंगे, पेरेंटल्स मिलेंगे, है ना। ये जो तीन शब्द आपको ऊपर मैंने छोड़ दिए है ना, ये तीन शब्द आपको छोड़े, बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स और पेरेंटल्स, ये तीनों आप यहाँ जोड़ लीजिए। और इसके अलावा ये पूरे तो पूरे के पूरे हैं ही। ठीक है, तो इतने शब्द सेक्शन 22 में मेंशन किए गए हैं, मतलब तीन वो जो आपके ऑप्शन ऑप्शन में दिए हुए हैं, उसके अलावा नोवल फूड, जीएम फूड, इरेडिशनल फूड, ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स, है ना, ये सब वहां पे भी मेंशन किए गए हैं, लेकिन प्रोबायोटिक जैसा शब्द वहां पे मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, प्रोबायोटिक क्या होता है, प्रीबायोटिक क्या होता है, क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 59th क्वेश्चन, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फूड बिजनेस मैंडेटरी फॉर। यदि कोई व्यक्ति फूड बिजनेस लगाना चाहता है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन किसको, कोई जो सिर्फ खाना बनाएगा, ये फूड प्रोडक्ट बनाएगा वो, या कोई जो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर है वो, और या फिर कोई जो पैकर्स और ट्रांसपोर्टर्स है वो, या फिर इनमें से सभी, या फिर इनमें से सभी। वापस से समझो कि एक एफएमसीजी कंपनी है, मान लो उदाहरण की लेज है, कौन सी है, एफएमसीजी कंपनी लेज है। अब लेज एक मैन्युफैक्चरर है जो क्या करती है, चिप्स बनाती है। फिर रामलाल एंड सन्स नाम की एक कंपनी है जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के तौर पे काम करती है, और बाद में वहीं पर नीचे एक धनिया लाल एंड सन्स नाम की कंपनी है जो एक पैकर और ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम करती है। लेकिन चूंकि ये तीनों, लेज, रामलाल एंड सन्स, धनिया लाल एंड सन्स, ये तीनों चूंकि एक ही स्पेस में काम कर रहे हैं और फूड स्पेस है, तो फूड स्पेस में आप चाहे मैन्युफैक्चरर रहें, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर रहे, चाहे होलसेलर रहे, चाहे पैकर रहे, चाहे ट्रांसपोर्टर रहे, डजेंट मैटर, आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बात समझ में आई, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी एबव। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है फूड सेफ्टी जो हमारा एक्ट है 2006 का, उसके सेक्शन 31 में लिखी हुई है। कहाँ पे लिखी हुई है, सेक्शन 31 में, कि लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन विद द एफएसएसआई आर मैंडेटरी। पहला क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि छूट मिल जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल द एफबीओज, किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए। किसके लिए, फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए, दुकान वालों के लिए इन इंडिया, रिगार्डलेस ऑफ वेदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हो,
प्रोसेसिंग में, स्टोरेज में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल में, किसी भी स्टेज में रहो आप, यदि तुम एफबीओ हो तो तुम किसी भी स्टेज में रहो, तुमको यह लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस इंक्लूड्स बिजनेस लाइक रेस्टोरेंट, होटल, क्लाउड किचन, फूड स्टॉल, पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्ट में, रिटेल में, कहीं पर भी इन्वॉल्व हो आप, आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगला आता है, जैसे उदाहरण के लिए बेस्ट एग्जांपल की समझो, कोई होटल रेस्टोरेंट आपके शहर में चल रहा है और आपने स्विगी जोमेटो से क्या किया, खाना बुक किया और वो खाना आपके पास आ गया। तो इस चूंकि ये खाना बनाने वाला है तो इसने क्या लिया, फूड लाइसेंस लिया। तो क्या स्विगी जोमेटो जो आपको पहुंचा रहा है उसको फूड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो सबको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगला है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ फूड हैंडलिंग इन फूड प्रेमाइसेस। एक फूड प्रमाइस के अंतर्गत, मतलब एक फूड प्रमाइस का मतलब क्या होता है, उस दुकान के अंतर्गत जहां बन रहा है, जहां डिस्ट्रीब्यूट होना है, जहां पैकेज होना है, आदि आदि, है ना, उसके अंतर्गत कौन रिस्पॉन्सिबल होता है खाने की सुरक्षा के लिए, खाद्य की सुरक्षा के लिए? हेड शेफ, जो मुख्य खानसामा होगा, दूसरा ऑनर, है ना, तीसरा एनीवन हैंडलिंग फूड, चौथा ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या है, सभी लोग। वहां पर इन्वॉल्व हर व्यक्ति उस खाद्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर पॉलीथीन इज इन अ फूड कॉन्टेक्ट इज, है ना, फूड पॉलीथीन जो फूड लेबल पॉलीथीन, इसको हम कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, फूड लेबल पॉलीथीन, है ना, मतलब वो पॉलीथीन जो फूड पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है ना, उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स का कौन सा नंबर अलॉट किया जाता है? ये क्वेश्चन कौन सा है, 61st क्वेश्चन है, यदि आप पेपर में जाएंगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। कौन सा एग्जैक्टली इसमें स्टैंडर्ड अलॉट किया जाता है? तो फूड सेफ्टी के लिए जो स्टैंडर्ड अलॉट किया जाता है, या पॉलीथीन के लिए जो स्टैंडर्ड अलॉट किया जाता है, वो कौन सा है? आईएस, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड्स 10146, ठीक है, 10146। अब यहाँ पर आपको कुछ चंद और याद में रखने चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे यदि आप बात करें आईएस, जो आपको 3 ऑप्शन दिए हुए थे अदर, है ना, आईएस 10142 किसके लिए है? पॉलीस्टीरीन के लिए, ठीक है। पॉलीथीन के लिए क्या था? 4642 किसके लिए है? पॉलीस्टीरीन के लिए, ठीक है। 51 किसके लिए है? पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए, पीवीसी। और 910 किसके लिए है? 10910 जीरो किसके लिए? प्लास्टिक्स यूज्ड इन फूड कॉन्टैक्ट एप्लीकेशंस इन जनरल, है ना। कोई स्पेसिफिक प्लास्टिक मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन 46 में कौन सा प्लास्टिक है? पीई। 42 में कौन सा प्लास्टिक है आपका? पीएस। और 51 में कौन सा प्लास्टिक है आपका? पीवीसी, ठीक है। और इन जनरल प्लास्टिक का मेंशन कहाँ किया गया है? 910 में किया गया। ये इंडियन स्टैंडर्ड्स अलॉट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉटल फॉर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी मेड ऑफ। जो बिस्लेरी की बोतल आती है ना, जो बिस्लेरी की बोतल आती है वो किस चीज की बनी होनी चाहिए? पॉलीथाइलिन की, पॉलीएल्कलाइन टेरेफ्थलेट की, या फिर पॉलीप्रोपाइलिन की, या फिर की निम्नलिखित में से सभी की? व्हाट शुड बी आवर राइट आंसर, है ना। हमारा सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर है हमारा उपरोक्त सभी, है ना। कैसे? उपरोक्त सभी में से बनी रह सकती है जो पानी की बोतल होती है, ठीक है। पॉलीइथाइलिन, ये कॉमन फॉर फ्लेक्सिबल बॉटल्स है ना, जो फ्लेक्सिबल बॉटल बनाई जाती है उसके लिए देखो बॉटल भी कई प्रकार की आती है ना। कई बॉटल ऐसी आती हैं जो आप मार्केट में वो बिस्लेरी वाली बोतल खरीदते हैं, बड़ी जल्दी वो हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, है ना, और बड़ी आसानी से फ्लेक्सिबल होती हैं। कई बोतल ऐसी आती हैं जो आपके घर में फ्रिज में रखी होगी, थोड़ा मजबूत प्लास्टिक होगा, है ना। तो प्लास्टिक का क्वालिटी अलग अलग रहेगा ना भाई, ठीक है। यहाँ तो कोई मेंशन थोड़ा ना किया था बिस्लेरी की बोतल का, इस प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक इन जनरल प्लास्टिक बोतल कई प्रकार की होती हैं, खैर। और सबसे पहले पॉलीथाइलिन हो गया, जिससे फ्लेक्सिबल बॉटल बनाई जाती हैं। पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, इसमें से यूज्ड इन हॉट फिल और रीयूजेबल बॉटल्स। इसके अलावा पॉली एल्काइलिन टेरेफ्थलेट हो गया, ये डिस्पोजेबल बॉटल बनाई जाती हैं। और पॉलीकार्बोनेट हो गया, जो कि 20 लीटर के जार बनाए जाते हैं, जो आपको पानी सप्लाई करने वाला आता होगा घर में आपके, है ना, केन लेकर के। वो केन किसकी बनी हुई है? पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑल दीज मटेरियल्स मस्ट कंप्लाई विथ IS 14543, ठीक है। ये जितने भी मटेरियल प्लास्टिक बॉटल के लिए यूज किए जाते हैं, ये सब इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट नंबर 14543 को क्या होना चाहिए? कंप्लाई करने चाहिए फॉर पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, फॉर पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर। और मिनरल वाटर के लिए 13428। वैसे इसको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मल्टी यूज वाटर बॉटल कैसे बनती हैं? मल्टी यूज वाटर बॉटल जो होती हैं वो हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन की या फिर लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन की बनाई जाती हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन, लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन की मल्टीपर्पज यूज वाटर बॉटल बनाई जाती हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग फूड बाय हीट इज नोन एज, है ना, हीट के माध्यम से या ताप के माध्यम से या गर्मी के माध्यम से जो खाद्य संरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है ना, उसको क्या कहा जाता है? देखो फ्रीजिंग में क्या है, फ्रीजिंग में हीट की बात नहीं हो रही है, कूल की बात हो रही है, कोल्ड करने की बात होती है, टेम्परेचर तापमान कम करने की बात होती है। यह एक बिल्कुल डिफरेंट प्रक्रिया है सब्लिमेशन की, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मैटर की स्टेट चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? मैटर की स्टेट चेंज करते हैं, ठीक है। कौन सा? मैटर की स्टेट चेंज करते हैं। इसके अलावा आता है केमिकल प्रिजर्वेशन, यहाँ पे फूड का प्रिजर्वेशन कर रहे हैं आप, लेकिन किसकी मदद से? केमिकल की मदद से, ना कि हीट की मदद से, ठीक है। हीट का यूज कहाँ पे होता है? पास्चुराइजेशन में होता है ना। हीट का यूज कहाँ पर होता है? पास्चुराइजेशन में होता है। पास्चुराइजेशन का मैंने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है, क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। और यह पास्चुराइजेशन क्या है? सिंपल सी एक प्रेशर कुकर तकनीक है। क्या है ये? एक प्रेशर कुकर तकनीक है, जिसमें आप अपने फूड प्रोडक्ट को रख करके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में उसमें क्या करते हैं, वेपर बनवाते हैं, है ना, प्रेशर बनाते हैं, ताकि क्या हो जाए, उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे या फॉरेन सब्सटेंस थे, वो सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उनकी संख्या खत्म हो जाए, ठीक है। पास्चुराइजेशन, ठीक है। अगला 64th, विच प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को सॉलिड इम्प्योरिटी हटाने के लिए, ठोस अशुद्धियों को हटाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है ना। सबसे पहला आता है डिस्टिलेशन, दूसरा सब्लिमेशन, तीसरा क्रिस्टलाइजेशन, चौथा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या आता है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किसके लिए यूज किया जाता है? यह लिक्विड अशुद्धियों को हटाने के लिए। डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करते हैं? लिक्विड इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए यूज किया जाता है। समझो मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एल्कोहल भी है, वाटर भी है, कोई और सब्सटेंस भी है, और मुझे तीनों को सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करूंगा, है ना। कैसे सेपरेट करूंगा? तो मैं फिर क्या करूंगा, डिस्टिलेशन की प्रक्रिया अपनाऊंगा। आपने मेरे ख्याल से 10th या 11th क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या पढ़ा होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, है ना। क्या पढ़ा होगा? प्रभाजी आसवन, जिसमें हम क्रूड ऑयल से क्या करते हैं, डिस्टिलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रक्रिया के माध्यम से अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रकार के लिक्विड प्राप्त करते हैं, ठीक है। खैर, तो ये डिस्टिलेशन की प्रक्रिया ही क्या है, हमारा राइट आंसर है, जिसको हम दरअसल किसके लिए यूज करते हैं? हम यूज करते हैं उसको हमारे लिक्विड इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करने के लिए, ना कि सॉलिड इम्प्योरिटीज को। सॉलिड इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसमें क्रिस्टल बनते हैं। क्या बनते हैं? क्रिस्टल। और सब्लिमेशन की प्रोसेस तो है ही, है ना, जिसमें सब्लिमेशन की प्रोसेस आप तो है ही। अगला आता है हमारा मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लेवर इनहांसर इज, सबसे ज्यादा जो फ्लेवर यूज किया जाता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है ना। ये जो फ्लेवर है, ये मेरे ख्याल से आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले बहुत ज्यादा खबरों में था, है ना। लगभग मेरे ख्याल से 2019 में बहुत ज्यादा खबरों में था ये। 2019 में क्यों खबरों में था कि अचानक से आपने कभी पढ़ा रहा होगा, मैगी पर बैन लग गया था। क्या हुआ था? मैगी पर सरकार ने बैन लगा दिया था। ये बैन कई दिन तक चलता रहा। क्यों बैन लगाया था? क्योंकि मैगी में जो फ्लेवरिंग एजेंट था, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, क्या था? MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसकी मात्रा अधिक पाई गई थी। वो एक फ्लेवरिंग एनहांसर होता है, ठीक है। तो जो कॉमनली यूज्ड फ्लेवरिंग एजेंट है वो कौन सा है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। उस मैगी पर क्या किया गया था? बैन लगाया गया था, क्योंकि मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा अधिक पाई गई थी। तो दिस इज द कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेवर इनहांसर और फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इट्स अ कॉमन फूड एडिटिव दैट इंटेंसिफाइज द सैवरी टेस्ट नोन एज उमामी, है ना। ये किस प्रकार के हमारे टेस्ट को बढ़ाता है? उमामी टेस्ट को बढ़ाता है, ठीक है। ये सब टेस्ट के बारे में हमने, हमारी जो नई टेस्ट सीरीज चालू हुई है उसमें इसके क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, वहां पे हमने इसका डिटेल में वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाइल MSG इज मोस्ट प्रेवलेंट, इसके अलावा भी कुछ फ्लेवरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। MSG के अलावा और क्या यूज किया जाता है? तो MSG के अलावा 5 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें आयनोसिन मोनोफॉस्फेट आता है ना। क्या आता है? आयनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके अलावा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, GMP का यूज किया जाता है ना। गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट और आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके अलावा
ईस्ट एक्सट्रैक्ट का यूज किया जाता है ना, और कुछ वेजिटेबल प्रोटीन यूज किए जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज है वो कौन सा है, MSG ही है। अगला क्वेश्चन है, क्विक फ्रीजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इज डन बाय, हम जो त्वरित जमाव या क्विक फ्रीजिंग का वो अपनाते हैं, प्रोसेस अपनाते हैं फूड प्रोडक्ट्स के लिए, वह किस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपनाते हैं, है ना, वह हम किस प्रक्रिया के माध्यम से अपनाते हैं। पहला है एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग, दूसरा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग, तीसरा इमर्जन फ्रीजिंग, चौथा है ऑल ऑफ दी एबव, है ना। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑल ऑफ दी एबव। राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी एबव। अब ये जो क्विक फ्रीजिंग होती है इसमें कई सारी स्टेप्स आती हैं, कई सारी प्रकार की चीजें आती हैं, ठीक है, जो आपको वहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है। ये पिछली क्लास में भी मैंने इसके नाम बताए हुए थे। क्विक फ्रीजिंग क्या है, अ चैम्बर और अ डिवाइस in which a temperature may be rapidly lowered to below the freezing point। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरीज, क्रैनबेरीज, इनको प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो क्विक फ्रीजिंग क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, एक चैम्बर के अंदर टेम्परेचर को बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट क्विकली लेकर के जाते हैं, तुरंत हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को घटा देते हैं। और कहाँ तक घटाते हैं, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी सब्सटेंस रखा होगा उसके बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट हम लेकर के चले जाएंगे। क्रायोजेनिक फ्रीजिंग क्या होता है, इट यूजेस लाइट नाइट्रोजन, है ना, इसमें क्या यूज किया जाता है, सॉरी लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है टू इफेक्टिवली फ्रीज फूड प्रोडक्ट्स। दिस हेल्प्स फूड मैन्युफैक्चरर्स टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन इफिशियंसीज व्हाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, क्विक फ्रीजिंग में क्या करते हैं, हम रैपिडली टेम्परेचर को क्या करते हैं, घटाते हैं, कहाँ तक, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। क्रायोजेनिक फ्रीजिंग में क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आता है डिहाइड्रो फ्रीजिंग। ये डिहाइड्रो फ्रीजिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाई पार्शली डिहाइड्रेटिंग एंड देन क्विकली फ्रीजिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका जो फूड प्रोडक्ट है पहले आप क्या करेंगे, उसको पार्शली डिहाइड्रेट करेंगे, मतलब जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट है उसको क्या करेंगे, आप घटा देंगे। और जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट आप घटाएंगे तुरंत फिर क्या करना चालू कर देंगे, फ्रीजिंग करना चालू कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक आता है फ्रीज ड्राइंग, है ना, एक क्या आता है, फ्रीज ड्राइंग। इट इज अ प्रोसेस वेयर फूड इज फर्स्ट फ्रोजन एट 18 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्रेज एंड देन अंडर हाई वैक्यूम, इट इज देन पुट अंडर हाई वैक्यूम, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, दरअसल फ्रीज ड्राई प्रोसेस के अंतर्गत फूड प्रोडक्ट को 18 डिग्री सेल्सियस पे फ्रोज कर रहे हैं और ट्रे में, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको हाई वैक्यूम में रखा जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस कंबाइंड बनती है फ्रोजिंग की और वैक्यूम में रखने की, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 67th क्वेश्चन, जेपी नड्डा लॉन्च विच प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रीट फूड सेफ्टी, है ना। काफी पुरानी बात है, 13 जुलाई 2018 की, कब की बात है, 13 जुलाई 2018 की बात है ना। तब जेपी नड्डा जी ने क्या लॉन्च किया था, क्लीन स्ट्रीट फूड लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था, क्लीन स्ट्रीट फूड लॉन्च किया था। और देश का जो पहला क्लीन स्ट्रीट फूड 2018 में सर्टिफाई किया गया था वो था कनकरिया लेक, कहाँ का, अहमदाबाद का, है ना, अहमदाबाद का कनकरिया लेक पहला क्लीन स्ट्रीट फूड हब बन के उभरा था। ये जो योजना है या इनिशिएटिव है, एग्जैक्टली योजना नहीं है, इनिशिएटिव है, 13 जुलाई 2018 को लॉन्च की गई थी नड्डा जी के द्वारा। वर्तमान में नड्डा जी हमारे क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, कौन है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन अ फूड अथॉरिटी ऑफ एससी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसी पेपर में सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो एफएसएसए वो है अथॉरिटी है, उसमें कितनी महिला सदस्य होती हैं, 1/3 महिला सदस्य होती हैं। 1/3 किसका, 22 का, किसका, 22 का। राइट आंसर क्या है, 22 है। राइट आंसर क्या है हमारा, टोटल कितने हुए, 22 लोग हुए, टोटल कितने हुए, 22 लोग हुए। उनमें से 1/3 कौन होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें से 1/3 कौन होंगी, महिलाएं होंगी, मतलब कितनी, लगभग 7 के आसपास, ठीक है, कितनी, 7 के आसपास, ठीक है। उसमें से 22 में से 2 कौन होगा, फूड इंडस्ट्री से होंगे, 2 लोग कहाँ से होंगे, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से, 3 लोग कौन होंगे, टेक्नोलॉजी से और साइंटिस्ट होंगे, 5 लोग कौन होंगे, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आएंगे, रोटेशन बेसिस पे आएंगे, है ना, बदलते रहेंगे। 2 लोग कहाँ से आएंगे, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे, एक व्यक्ति कहाँ से आएगा, रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस प्रकार से पूरे 22 लोग होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कमेटी लीड किसके द्वारा की जाती है, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, किसके द्वारा, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा लीड की जाती है। ये बात पिछली क्लास में समझाई हुई थी। अगला क्वेश्चन, नॉट हाउस होल्ड प्रिजर्वेशन टेक्निक। हाउस होल्ड प्रिजर्वेशन टेक्निक का मतलब कि कौन सी प्रक्रिया ऐसी जिसको आप घर में यूज नहीं कर सकते हैं, स्मोकिंग, लाइफलाइजेशन, डिहाइड्रेशन और सॉल्टिंग, ठीक है। स्मोकिंग
धुएं में किसी चीज को रख करके क्या करना, प्रिजर्व करना, वो हो गया। डिहाइड्रेशन, घर में ही सुखा देना, है ना, आप धूप में सुखा दे रहे हैं किसी चीज को, एयर ओवन में सुखा दे रहे हैं। इसके अलावा सॉल्टिंग हो गया कि भाई नमक में मिला करके उसको रख दिया गया, तो ये घर में यूज कर सकते हैं। लाइफलाइजेशन की टेक्निक को आप घर में यूज नहीं कर सकते, है ना, लाइफलाइजेशन की टेक्निक को आप घर में यूज नहीं कर सकते हैं। लाइफलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग, जिसमें आप क्या करते हैं, पहले किसी फूड आइटम को फ्रोजिंग करते हैं। क्या करते हैं, फ्रोजिंग करते हैं। मान लो 18 डिग्री सेल्सियस पे तुमने क्या किया, फ्रोजिंग किया, और बाद में उसको क्या करते हैं, वैक्यूम ड्राई करते हैं। बाद में क्या करते हैं, वैक्यूम ड्राई करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, एफएसएसआई इशूड गाइडलाइंस फॉर रिकॉल ऑफ, है ना, एफएसएसआई ने एफएसएसआई निम्नलिखित में से किस चीज के लिए गाइडलाइन इशू कर सकता है ना, किस चीज के लिए गाइडलाइन इशू कर सकता है। पहला है ऑप्शन आपका इसमें अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा अनसेफ फूड प्रोडक्ट, तीसरा अनसेफ लेबलिंग, चौथा अनसेफ पैकेजिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या, अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स। लेबलिंग, पैकेजिंग और ड्रिंकिंग, इन्हीं के आधार पे कोई, है ना, यदि आपका फूड प्रोडक्ट जो है उसमें अनसेफ लेबलिंग की गई है, या यूं कहें लेबलिंग गलत की गई है, पैकेजिंग गलत की गई है, ब्रांडिंग मिस ब्रांडेड की गई है, और एक गलत ब्रांडिंग की गई है, इन सब के आधार पर किसी चीज को हम क्या करते हैं, अनसेफ डिक्लेयर करते हैं। तो जो नोटिफिकेशन जारी होगा, एफएसएसआई जो नोटिफिकेशन जारी करेगा, वह किसके लिए जारी करेगा, लेबलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए जारी नहीं करेगा। लेबलिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के आधार पे पूरे फूड के लिए जारी करेगा, और बोलेगा कि दिस पर्टिकुलर फूड इज अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो असुरक्षित खाद्य पदार्थ के नाम की हम क्या करते हैं, हेडिंग गाइडलाइन जारी करते हैं। किसके द्वारा जारी की जाती है, फसाई के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की जाती है। ठीक है, अगला, स्टेट फूड अथॉरिटी अंडर एफएसएसए 2006 इज, है ना, जो स्टेट फूड अथॉरिटी होती है, बनाई गई है, मतलब फूड अथॉरिटी दो स्तरों पे, सेंट्रल के स्तर पे और स्टेट के स्तर पे। जो स्टेट के स्तर पे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कमीशन ऑफ फूड सेफ्टी बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, कमीशन ऑफ फूड सेफ्टी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत डेजिग्नेटेड ऑफिसर काम करते हैं। इन्हीं डेजिग्नेटेड ऑफिसर में एक ऑफिसर होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर। कौन होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है। ठीक है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सब में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने डिस्कस की हुई हैं। खैर, 72nd क्वेश्चन, सेक्शन 23 ऑफ एफएसएसए 2006 डील्स विथ, है ना, जो 2006 का सेक्शन 23 है, अधिनियम का 2000 एफएसएसए एक्ट 2006 जो हमारा अधिनियम है, उसका जो सेक्शन 23 वो किस चीज से डील करता है, लेबलिंग से, पैकेजिंग से, दोनों से, या किसी से भी नहीं। ठीक है, तो जो हमारा धारा 23 है वह दोनों चीजों से, लेबलिंग से भी और पैकेजिंग से, दोनों से डील करता है। उसका नाम ही दिया गया है, सेक्शन 23 का नाम ही पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ द फूड्स, है ना, क्या है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ द फूड। वहां बताया गया है कि किस प्रकार से लेबलिंग की जाएगी, किस प्रकार से पैकेजिंग की जाएगी, है ना। जैसे मान लो लेबलिंग की बात करें तो उसमें फूड प्रोडक्ट की आइडेंटिटी देनी रहेगी, क्वांटिटी बतानी रहेगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू बतानी रहेगी, इसके अलावा थेरापेटिक क्लेम या मेडिसिनल क्लेम जो भी होगा वो आपको वहां पे देना रहेगा, और प्लेस ऑफ ओरिजिन दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई है वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो ये लेबल में आपको बताना रहेगा। इसी प्रकार से कुछ क्या है, पैकेजिंग के लिए भी वहां पे बताया गया है कि पैकेजिंग में शेप कैसा होगा, अपीयरेंस कैसा होगा, मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, जैसे हम बताया ना भाई, कौन सा पॉलीथीन आप यूज करेंगे, उसके लिए आपका बॉटल के लिए कौन सा वो होगा, प्लास्टिक यूज होगा, तो सब वहां बताया गया ना, तो पैकेजिंग के दायरे में क्या है, मेंशन किया जाता है। अगला आता है क्वेश्चन 73, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन रिफर्स टू प्रिजर्वेशन बाय, है ना, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन एग्जैक्टली क्या है प्रिजर्वेशन के रेफरेंस में, है ना, ये इसको हम किस नाम से जानते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन को, तो रेफ्रिजरेशन, रेडिएशन, डिहाइड्रेशन या लाइफलाइजेशन, है ना। तो कोल्ड स्टेरिलाइजेशन हमारा क्या है, रेडिएशन के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। ये 73rd क्वेश्चन आपका इस पेपर में कहाँ पर है, ये आपका पहला क्वेश्चन इस पेज में, है ना, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन रिफर्स टू द प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, हमारा रेडिएशन है। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फेट्स टेस्ट इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ, फॉस्फेट टेस्ट का यूज किस चीज के लिए किया जाता है। देखो फॉस्फेट टेस्ट जो होता है ना, फॉस्फेट टेस्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एसिडिक नेचर का होता है, दूसरा बेसिक नेचर का होता है। जो एसिडिक फॉस्फेट टेस्ट है और जो बेसिक फॉस्फेट टेस्ट है, ठीक है, सबसे पहले इसमें समझ लो कि
The phosphates is the alkaline phosphates is primarily used to analyze the milk for a proper pasteurization, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या है, हमारा अभी हमारा मिल्क है ना। लेकिन यहाँ मिल्क में जो हम फॉस्फेट टेस्ट यूज करते हैं, कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, बेसिक एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट यूज करते हैं, ठीक। दूसरा, एन टू असेस द पोटेंशियल लीवर और अ बोन कंडीशंस, ठीक है। एडिशनली एसिड फॉस्फेट्स आर यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस, पर्टिकुलरली रेप इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट सीमेन, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरा फॉस्फेट टेस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ बस कि शायद कभी भविष्य में आपको कहीं किसी एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। तो फॉस्फेट टेस्ट दो प्रकार का होता है, एक एसिडिक नेचर का, दूसरा बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर जो अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट होता है उसको हम मिल्क में यूज करते हैं पता करने के लिए, असेस करने के लिए। और जो एसिडिक फॉस्फेट टेस्ट होता है उसको फॉरेंसिक साइंस के सेक्टर में यूज किया जाता है फॉर रेप इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट सीमेन, ठीक है, काय के लिए, सीमेन को डिटेक्ट करने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच एक्ट इज नॉट डीम्ड अंडर डीम्ड आफ्टर एफएससी एक्ट 2006 इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कि एफएससी अधिनियम 2006 के बाद इनमें से कौन सा नियम अमान्य हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमको पता भी है कि हमने 8 कानूनों को, कितने, 8 कानूनों को क्या किया था, रद्द किया था, ऑर्डर्स को, आदेशों को, नियमों को, 8 टोटल संख्या थी, हमने ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन है ना, 2006 के बाद से तो द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1976 वाज नॉट रिपील्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, ठीक है, 2006। विच एक्ट इज नॉट, हाँ नॉट पूछा हुआ है ना, तो नॉट क्या हुआ भाई, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एक्ट 1976। बाकी फ्रूट ऑर्डर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर एक्ट, इस प्रकार से टोटल 8 एक्ट को हमने क्या किया था, रिपील किया था। रिपील क्या नहीं किया था, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एक्ट 1976, लेकिन बाद में हमने इसको भी रिप्लेस कर दिया, है ना, बाद में हमने इसको भी रिप्लेस कर दिया किससे, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976 को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से, किससे हमने रिप्लेस किया, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से हमने इसको रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। जो मैंने 8 संख्या बताई तो 8 संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारी आज की क्या थी, पूरी क्लास थी जिसमें हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब आगे की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के और पूरे 100 क्वेश्चन तक हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, 4th क्लास में, ठीक है। चलिए, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके इस सब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कार्य को आगे और बढ़ाने के लिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।